एक अच्छा क्वेश्चन आईटी ने एडवांस में 2019 में पूछा है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग देखो कितनी सारी चीजों को यहाँ पर लिखा है, दिया है। बस में आगे चले एनालाइज करिए। एनिलीन है, एनिलीन के ऊपर ब्रोमीन एक्सेस में है और वाटर का रिएक्शन। बस में आगे कहानी में क्या है, एनिलीन है, तो यहाँ आपने एनिलीन बना दिया, एनिलीन यहाँ आपने बना दिया, बन गया। इसी एनिलीन के ऊपर ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन है, ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन है, इससे क्या होता है, हाँ ऑर्थो पैरा पे बी आर आ जाएगा, मतलब 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो यहाँ से आप लोगों ने NH2 बना दिया, यहाँ पे आपका Br लगा दिया, यहाँ आपका Br लगा दिया, यहाँ आपका Br लगा दिया, कोई दिक्कत। अब इसके बाद बोल रहा है NaNO2, NaNO2 और साथ में HCl, टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कौन सा रिएक्शन है, हाँ एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट, तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। और डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ से बन गया N2Cl, ये Br ऐसे ही है, ये Br ऐसे ही है, ये Br ऐसे ही है, बन गया। उसके बाद कह रहा है CuCN KCN का रिएक्शन है। अब ये क्या करेगा, गुड, यहाँ पे CuCN और साथ साथ KCN का रिएक्शन है, और यहाँ से एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ये हटा दिया है, और हटाने के बाद जो तुमको मिल गया, यहाँ मिल गया CN, ये Br अपनी जगह पे, ये Br अपनी जगह पे, ये Br अपनी जगह पे, बस में आगे। उसका कह रहा है वाटर H+ हीट, इससे क्या होगा, गुड, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस हो गई, और साइनाइड के हाइड्रोलिसिस होकर इसको एसिड में इसने कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर दिया। जो एसिड में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ से हमको मिल गया COOH, यहाँ बन गया Br, यहाँ बन गया Br, और यहाँ है आपका Br, ऐसा बन गया। अब उसके बाद कह रहा है SOCl2 pyridine, इससे क्या होगा, हाँ OH की जगह Cl, मतलब एसिड को एसिड हैलाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ हो गया आपका एसिड हैलाइड, ये आपका Br अपनी जगह पे है, ये Br अपनी जगह पे है, ये Br अपनी जगह पे है। अब इसी को इन्होंने नाम दे दिया है बेटा, वो नाम क्या दे दिया है, Q, बन गया। दूसरा इधर आ जाओ, कहानी के अंदर जो किरदार है वो किरदार कौन है, बेंजीन, बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर ओलियम, ओलियम क्या होता है, हाँ मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 का कॉम्बिनेशन है, H2SO4 और साथ में SO3 का कॉम्बिनेशन है, ये तो है H2H2O7। इसके द्वारा होता क्या है, सल्फोनेशन। तो यहां से सल्फोनेशन कराकर आपने बना दिया है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड के ऊपर NaOH हीट, इससे क्या होता है, कौन सा रिएक्शन पढ़ा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में NaOH हीट, कोई रिएक्शन आपने पढ़ा हो, बाद में आपने H+ डाला हो, कोई रिएक्शन पढ़ा हो। फिनॉल का प्रिपरेशन याद करो, क्या फिनॉल के प्रिपरेशन में सल्फोनेशन करा के बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया नहीं बनाया है, फिर बाद में आपने NaOH का रिएक्शन करा के फिनॉक्साइड बनाया है, बाद में प्रोटॉन डाल के इसको फिनॉल में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहां से उसने आपसे पूछा गया है फिनॉल का प्रिपरेशन, ये फिनॉल का प्रिपरेशन है। तो पहले आपका NaOH हीट से O- बन जाएगा, बाद में जब प्रोटॉन डाल दोगे तो इसको OH में कन्वर्ट कर दिया, बन गया फिनॉल। अब उसके बाद बोल रहा है कि ब्रोमीन और CH2, ब्रोमीन और साथ में CH2 का रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, हाँ ऑर्थो पैरा पे Br आएगा, लेकिन हमको एक ही लेना है तो मेजर कौन सा होगा, ऑर्थो या पैरा, पैरा, तो पैरा वाला लेकर चले आओ, तो पैरा वाला लेकर चले आओ, तो यहाँ हो गया OH और ये हो गया Br, ये बन गया। और इसको जो नाम दिया है वो नाम दिया है, वो कौन सा है, S। अब दोनों ना सोचें, इसलिए यहाँ पे उसने वर्ड यूज क्या कर दिया है, मेजर। बस में आगे हमका सारा काम किस पे करना है, मेजर पे। तो यहाँ की कॉरस्पॉन्डिंग ध्यान से देखो, एक उसने बना लिया है अल्कोहल और एक उसने बना लिया है ये एसिड हैलाइड। अल्कोहल चाहे एरोमेटिक लो चाहे एलिफेटिक लो, है तो अल्कोहल ना, और अल्कोहल का मतलब यहाँ है क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। और यहाँ पे क्या है C++O, C++O मतलब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यही आपसे कह रहा है कि जो S आपके पास है, S जो आपके पास है, S कौन सा है, ये वाला है, ये आपका S है। इस S का रिएक्शन NaOH से करा रहे हो, सोचो S का रिएक्शन अगर NaOH से कराओगे तो क्या होगा, OH का हट जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख दूं OH और ये हो गया Br, ये ले लिया, और इसका रिएक्शन अगर NaOH से करा दें तो ये OH
कि प्रोटॉन को खींच लेगा, अब प्रोटॉन को खींच के इसने क्या बना दिया O माइनस, और यहाँ आपका Br ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है। अब उसके बाद कह रहा है कि इसका रिएक्शन Q से कराओ, तो Q से कराओ तो नेगेटिव चार्ज बना चुके हो, अब पॉजिटिव ही चाहिए, तो इसी पर्टिकुलर को ऐसे लिख दे रहा हूँ CO, और ये आपका बेंजीन, इस बेंजीन पे एक Br यहाँ है, एक Br यहाँ है, और एक Br यहाँ है, ऐसे दे दिया। तो यही इसके ऊपर अटैक कर देगा और इस पर्टिकुलर को निकाल देगा। बस में आगे। अब सोचिए जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में एक Br, ये आपका एक बेंजीन, ये आपका O, ये आपका CO, ये आपका दूसरा बेंजीन, एक Br, एक Br, एक Br, ये बन गया, यही तो बनेगा। तो कहने के लिए इतना सारा काम कराया और आपसे पूछ के रहा है टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ T इज, ये जो T बना है इसमें पूछ रहा है कितने ब्रोमीन एटम है, कितने हैं, 4। बताओ इनमें से कोई भी ऐसा रिएक्शन है क्या जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो। तो चीजों को मिलाता है, बार बार बोल रहा हूं, करता क्या है कि IT चीजों को मिलाता है, एक एक टुकड़े जो आपने पढ़े हैं उसी एक एक टुकड़े 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 को मिलाकर इतना सारा क्वेश्चन बना दिया। तो कायदे से देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको एक ले लेते हैं 7, एक 8, एक 9, बस में आगे। तो ओवरऑल 9 रिएक्शन 10 रिएक्शन को मिला मिलाकर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। बस में आगे चलिए एनालाइज करिए, फिर सोचिए ये कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस में आगे क्यों यहाँ पे तीनों जगहों पे अटैक हुआ है, क्यों नहीं केवल एक जगह पे अटैक हुआ है। जब इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिनॉल के ऊपर जब ब्रोमीन CH2 का रिएक्शन कर रहे हैं तो केवल एक जगह लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहीं पे अगर ब्रोमीन के साथ वाटर होता और ये चैप्टर फिनॉल होता तो आंसर क्या होता 246। तो एक जगह उसने रिएक्टिविटी ज्यादा रखते हुए क्वेश्चन पूछा, एक जगह रिएक्टिविटी कम रखते हुए क्वेश्चन पूछा। बस में आगे हो सकता है बच्चा यहाँ पे 246 सोच रहा है तो बच्चा हो सकता है इधर भी 246 सोच लेता। बस में आगे जो ही इधर 246 सोच लेता तो इसका इधर भी Br लेकर आता तो इनडायरेक्टली आपका इधर भी Br होता, इधर भी Br होता, तो 3 इधर हो गए 3 इधर हो गए, आंसर कितना हो गया 6। बस में आगे तो एक ही क्वेश्चन से उसने पूछा कि जब रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उसके रिएक्शन को कैसे करना है, और जब कभी रिएक्टिविटी कम करके क्वेश्चन करना है तो उसको कैसे करना है। मतलब पोलर मीडियम में जब रिएक्शन करना होगा तो क्या करना है, और नॉन पोलर मीडियम में रिएक्शन करना है तो क्या करना है। बस में आगे तो ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो है। ये कौन सा रिएक्शन है, NH2 को N2Cl में कन्वर्ट करना, कौन सा रिएक्शन है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हो कि सिग्मा टूट गया सिग्मा बन गया। रिएक्शन कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको क्या नाम दें, पानी ने इस बॉन्ड को तोड़ा है, पानी ने, तो क्या बोलना है हाइड्रोलिसिस। तो एसिड हाइड्रोलिसिस है और एसिड हाइड्रोलिसिस से CN को एसिड में कन्वर्ट कर दिया है। अब एसिड से एसिड क्लोराइड बनाया है, इसको क्या नाम दें। यहां पे आपने SOCl2 डाला था और यहां से ये बनाया है, क्या नाम दें, सिंपली सब्स्टिट्यूशन बोलो, सिग्मा टूटा है सिग्मा बना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, आगे दिखा देंगे वीक लिविंग ग्रुप को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का तरीका है, क्योंकि फाइनली इसको निकालना ही तो है, निकालना ही है यहाँ से, इसलिए वीक लिविंग ग्रुप को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया है। बस में आगे ये कौन सा रिएक्शन है, सल्फोनेशन। ये कौन सा रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। बस में आगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कितने तरीके थे, 4। पहला क्लोरोबेंजीन से, दूसरा डाइजोनियम सॉल्ट से, तीसरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, चौथा क्यूमीन से। तो वही इधर उधर करके क्वेश्चन पूछेगा। लास्ट पेपर में आपने देखा था क्यूमीन से क्वेश्चन पूछा था, यहाँ उसने सल्फोनिक एसिड से क्वेश्चन पूछ लिया। ये कौन सा रिएक्शन है, ब्रोमीनेशन। ये कौन सा रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन। बेस है ना, प्रोटॉन को खींच रहा है, रिएक्शन कौन सा है, एसिड बेस रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, सिग्मा टूटा सिग्मा बना, कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाद में इस चैप्टर के बारे में डिटेल में देखेंगे तो पूरा दिखा देंगे कैसे मैकेनिज्म जाएगी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, सिग्मा टूट रहा है और सिग्मा बन रहा है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे पक्का। इसमें तो बस नंबर ऑफ Br पूछा है तो वही तो पूछ रहे हैं, 1 2 3 4 4 हो गया, इतना करना जरूरी थोड़ी। तो बिना किए उसको कैसे बताएगा ठीक है, या तो तू भविष्यवाणी कर ले, ठीक है, और नास्त्रोदामस बन जा कि जो भी होगा वो सब सही होगा।
तो बिना इस टी को जाए तो टी का अंदर कितने ब्रोमीन है ये कैसे बताएगा? Q और T के रिएक्शन से बनेगा फिर तो क्यू और एस, हाँ क्यू और एस बिना बनाए तो यहाँ कैसे पहुंच जाएगा? Q और Br है, 2 स्टेप्स में हो रहा है, एक Q में एक ही स्टेप है, B में एक ही स्टेप है, जहाँ Br2H2 है। अरे बेटा ये तो मालूम होना चाहिए ना कि यहाँ 3 बार बी आर गया, 3 बी आर यहाँ पे है। ठीक है, कॉमन सेंस तूने लगा लिया, आंसर मालूम है इसलिए ठीक है कि एक ब्रोमिनेशन करके तूने यहाँ एक बी आर, 2 बी आर, 3 बी आर यहाँ लगा लिया, आगे कहीं ब्रोमीन है नहीं, एक यहाँ पे ब्रोमीन जो लग रहा है तो एक वहां से हो गए, तो 3 ये हो गए, 4 ये हो गए। बस में आगे कि ठीक है तूने आंसर तक तो पहुंच गया, लेकिन बीच की कहानी अगर गायब हो, कुछ और हो रहा होता तो क्या करता? ठीक है, कुछ और हो रहा होता तो क्या करता? ये क्वेश्चन अगर एडवांस का है तो हो सकता कुछ ट्विस्ट वगैरह छुपा होता। ठीक है, तेरी बात मान लिया यार कि यहां से तूने अगर पकड़ लिया कि यहाँ पे 2 4 6 बनने वाला है तो 3 बी आर यहाँ से मिल गया, और तूने यहां से पकड़ लिया कि यहाँ पे ब्रोमीन CH2 है तो 1 बी आर यहाँ से मिलने वाला है, तो 3 ये है, 1 ये है, हमको 4 मिल जाएंगे। ठीक है, वो ठीक है, तुम्हारी बात समझ गया कि लॉजिकल तो ये दिख रहा है कि आगे कहीं ब्रोमीन तो है नहीं, इधर कहीं ब्रोमीन है नहीं, तो 1 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट तो पहुंचो कि कैसे रिएक्शन आगे बढ़ाओगे। बस में आ गई, आखिर ये जो है वो क्या है, ये जो है वो क्या है, फिर रिएक्शन करा ले। बस में आ गई, ठीक है कि लॉजिकली तुमने सोच लिया कि 3 इधर 1 इधर 4 बन गया, लेकिन हमको अप्रोच के साथ साथ पूरी मैकेनिज्म भी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, तभी तो हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा ना। क्लियर है? जैसे मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे देता, ऐसे दे देता, अब बताओ यहाँ OH है और यहाँ SO3H है, और यहाँ के ऊपर अगर वो कह रहा है कि यहाँ पे ब्रोमीन और वाटर का रिएक्शन है, अब कितने ब्रोमीन आएंगे? कितने आएंगे? 2। इसलिए कह रहे हैं कहानी में ट्विस्ट होता है, वो जब तक नहीं करेगा तब तक कहानी का किरदार सही नहीं बनता है। तो इसका आंसर कितने हैं? 3। मतलब डिसल्फोनेट हो जाता है, और यहाँ भी Br आएगा, यहाँ भी Br आएगा, यहाँ भी Br आएगा। तो अगर वो लॉजिक लगाता रहा तो यहाँ तक गड़बड़ हो जाएगा ना। बस में आगे, ठीक है कि लकली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, वो आगे किसी दूसरे साल में पूछा है, वो आगे देखेंगे, लेकिन अगर कोई फंसाने की कोशिश करे तो वो फंसा सकता है। बस में आगे, तो इसीलिए कॉन्सेप्चुअली चीजों को करेंगे तो गलती होने की संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली नहीं करोगे तो कभी कभी तुक्के बैठ जाएंगे, कभी नहीं बैठेंगे, और ज्यादा अच्छा दिन हुआ तो ऐसा खतरनाक है भी नहीं, तुम लगा लोगे, लेकिन कभी कभी परेशान कर सकता है बेटा। तो कॉन्सेप्ट इस लेवल तक बनाओ कि आए तो आए, क्या आए? नंबर आए आए तो आए, और ना आए तो ना आए। क्या ना आए? क्वेश्चन ना आए। आए तो इस लेवल तक का क्वेश्चन आए कि नंबर भी आए। बस में आगे, ना आए, क्वेश्चन ना आए तो भाई ना आए, कि टाइम भी खराब ना करे, हम अगले क्वेश्चन में चले जाएं और उस क्वेश्चन को लगाएं। बस में आगे, आए तो क्वेश्चन इस लेवल तक का आए कि जो आए वो हमें आए, नंबर भी आए, ना आए तो एकदम ना आए। क्यों? क्योंकि टाइम भी खराब ना करे, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन करता है, अपना टाइम कंज्यूम करता है, टाइम लगाता है, और उसके बाद जो आंसर गलत हो जाता है उससे ज्यादा दुख होता है। बस में आगे, लेकिन क्वेश्चन ना आए, उसने टाइम ही खराब नहीं किया, वो आगे क्वेश्चन चला जाएगा, वो बाद में सीखेगा, बाद में लगाएगा। तो जिसमें हम टाइम कंज्यूम करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता है वो ज्यादा दुख देता है, लेकिन जिसमें हम टाइम कंज्यूम ही नहीं करते हैं तो हम उससे रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते हैं। बस में आगे, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आए तो इस लेवल तक का आए कि कुछ भी आए तो मुझे आए। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा, आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है, मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए।
इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट को इनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं, तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।